अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका प्रोग्राम में। कल शाम को शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा में भारतीय जनता पार्टी के यूथ लीडर और साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपुरा वसीम बारी और उनके वालिद और भाई को बंदूक बरदारों ने हलाक किया। उनकी हलाकत के बाद यहाँ पर नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडरान हैं उन्होंने इसे कंडेम किया, मजम्मत की। लेकिन क्या मजम्मत से ही मसले हल होंगे नाजरीन? यहाँ पर 6 साला मासूम बच्चा मरता है, यहाँ पर बेगुनाह बुजुर्ग मरता है, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस मरता है, यहाँ पर अस्करियत पसंद मरता है, यहाँ कश्मीरी मरता है, यहाँ इंसान मरता है, यहाँ इंसानियत मरती है और मरने के बाद यहाँ पर उस पर कंडेम किया जाता है। तो क्या मरने के बाद कंडेम करने से ही मसला हल होगा? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस पर हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है जावेद हसन बेग साहब जो कि सीनियर लीडर है अपनी पार्टी के। इसके अलावा छनी सिंह साहब है जो कि जनरल सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस के, और इंजीनियर एजाज हुसैन नेशनल वॉइस यूथ प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे आज के चौथे मेहमान हैं नासिर गिलानी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजिया निगार हैं। सभी मेहमानों का सबसे पहले हम प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सबसे पहले एजाज साहब आपकी तरफ आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि कश्मीर में 370 खत्म होगा, 370 को एब्रोगेट किया जाएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर विकास होगा, मिलिटेंसी खत्म होगी। लेकिन सर कहानी वही है, लोग मर रहे हैं, अनसर्टेनिटी वही है और सियासी खामोशी बदस्तूर है। क्या कहेंगे इस पर? कल जो वाक़या हो गया, कल बांडीपुरा में हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हो गए। सबसे पहले मैं उनकी जो परिवार है, पूरे देश की जो परिवार है भारतीय जनता पार्टी, उसको बिल्कुल कंडम करती है, बिल्कुल मजामत करती है और ऐसे वाक़या बिल्कुल एक इंसानियत के नाते शोभा नहीं देती है, इंसानियत को शर्मनाक करने वाला वाक़ा है। और दूसरा, जहाँ तक वसीम बारी साहब का ताल्लुक है, वो एक पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लोगों की सेवा के साथ जुड़े हुए थे, एक नेशनलिस्टिक वॉइस के साथ जुड़े हुए थे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक जो टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल एक वो ना फ्रस्ट्रेशन का एक माहौल बना हो उन पे। उनको लग रहा है कि जो नेशनलिस्टिक वॉइसेस है यहाँ पे, जो हमारे देश के हित में बोलने वाली पार्टी है, वो उनकी वॉइसेस बढ़ रही है, उनको चोक किया जा रहा है और उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की ओर से, युवा मोर्चा की ओर से सबको आश्वासन देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने लोगों के लिए कार्य कर रही है और काम कर रही है और हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। हम लोग और उभरेंगे। आपने देखा पिछली बार भी हमारे शहीद शबीर साहब, हमारे गौहर भट्ट, हमारे गुलाम हसन मीर साहब, ऐसे लोग हमारे शहीद हो गए हैं। और भी जब जब इन्होंने कोशिश की, जब जब पाकिस्तान की ओर से, आतंकवाद की ओर से यहाँ पे भी हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की, तब तक हमारी आवाज उठी है। और मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, देखिए ये जो आज वाक़ा हो गया, इससे पहले भी पॉलिटिकल किलिंग्स हुई है, पॉलिटिकल हत्याएं हुई है, यहाँ पे आवाज को दबाया जाता है। चाहे बाकी अनेक पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे पीडीपी की थी या एनपी या बाकी कांग्रेस, सब मिलके हर एक पार्टी के मतलब अपने कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दे दी है। और ये चीज शायद इनमें धारा 370 के बाद आज यहाँ पे विकास के कार्य होने लगे हैं, आज यहाँ पे रिजर्वेशन की बात हो रही है। चलिए एजाज साहब मजीद आपके पास आएंगे, सीधे रुक करते हैं जावेद हसन बेग के पास हो रही है। जी आप पूरी बात सुनिए। जब यहाँ पे विकास होने की बारी आती है, जब यहाँ पे कार्य होने की बारी आती है, तब जो हमारे पड़ोसी देश है, जिनको हमारे देश के साथ आपत्ति है, जिनको हमारे कश्मीर के लोगों के साथ आपत्ति है। ठीक है एजाज साहब ठीक है, रोकना चाहूंगा यहाँ पे, सीधे मैं जावेद हसन बेग की तरफ जाऊंगा। जी जावेद हसन बेग साहब, क्या आप, एजाज साहब कह रहे हैं यहाँ विकास हो रहा है, यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन हमारा सवाल है कि लोग मर रहे हैं, कब तक मरेंगे? लेकिन यहाँ की सियासी जमातें खामोश है। जब तक यहाँ के लोग डायरेक्टली कंडेम नहीं करेंगे, जब तक चैनल वाले, जब तक हमारे मीडिया के लोग जावेद साहब से का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी जावेद साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑफिसर है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो हमारे व्यक्ति जी जावेद हसन बेग साहब, आपको आवाज हमारी आ रही है क्या? जब आतंकवादियों का नाम आता है,
जी जावेद साहब, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं, लेकिन एजाज साहब कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे इनके लीडर्स को टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ 6 साल मासूम बच्चा मर रहा है, यहाँ 63 साल बुजुर्ग मासूम बेगुनाह मर रहा है, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस मर रहे हैं, यहाँ अस्करियत पसंद मर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी मर रहा है। यहाँ की सियासी जमातें खामोश है। क्या डेवलपमेंट ही इसका हल है? जावेद साहब, हम कलेक्टिवली सब चीजों को कंडेम करते हैं। जी जावेद साहब, किसी का भी बैठता है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेज हो, चाहे 4 साल का बच्चा हो, चाहे एक परिवार हो, या किसी जी जावेद साहब, उसके परिवार को जरूरत होता है, और हमें सबसे हमदर्दी है। लेकिन आपकी चैनल के माध्यम से जी नासिर गिलानी साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा। नासिर गिलानी साहब, बोलने से डरते हैं कि हम लोग नासिर गिलानी साहब, एजाज साहब आप रुकिए, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। जी नासिर साहब, अभी 30 साल हो गए, 30 साल में 1 लाख लोग मरा कश्मीर में। देखिए, चाहे कौन मरता है, किसी भी मजहब का इंसान मरता है, मरती इंसानियत है। तो जब तक कि बेसिक इशू को एड्रेस नहीं किया जाएगा, विकास हो या बाकी चीजें हो, डेवलपमेंट हो, किसी काम की नहीं है। तो असली जो मुद्दा है, बेसिक चीज को एड्रेस करने की जरूरत है। जो विकास है वो बाद में भी हो जाएगा। खुद ही आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और जो बाकी बीजेपी के लीडर्स हैं, उन्होंने कहा था कि 370 हटने के बाद वहां पे जो इंसिडेंट्स है, वायलेंट इंसिडेंट्स है, अटैक्स है, स्टोन पेल्टिंग है, उसमें कमी आएगी। तो मुझे लगता है जब तक कि बेसिक इशू को एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी चीजों को रोकना बड़ा मुश्किल है। जो भी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, मेनली रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात करना चाहूंगा, उनको प्रेस करना चाहिए सेंटर को कि एक बातचीत का अमल शुरू किया जाए। आप खुद जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खुद कहा था, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी ने छोड़ दिया, वहां से हम शुरू करेंगे, हम कश्मीरियों को गले लगाएंगे, हम जो भी करेंगे इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के दायरे में करेंगे। लेकिन उसके बरक्स देखने को मिल रहा है। चलिए नासिर साहब, मैं जावेद हसन बेग साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है सर? जावेद साहब, जावेद हसन बेग साहब, तो मैं अब सीधे रुख करूंगा जो चनी सिंह साहब है, कांग्रेस के लीडर, उनकी तरफ में जाऊंगा। सर ये बताइएगा कि हमारा सवाल यही है, मरता कश्मीरी है, मरता इंसान है, मरती इंसानियत है, लेकिन कब तक कश्मीरी खून देखेंगे? कब तक? क्या इसका कोई रोड मैप नहीं है? क्या इसका हल सिर्फ डेवलपमेंट है? क्या सिर्फ डेवलपमेंट ही एक हल है, या इसके लिए कोई मुज़ाकरात होना चाहिए जिससे यह हमेशा के लिए खत्म हो जाए? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कल की क्लिक का, उससे हमारी पार्टी ने उसके लिए हमने उनका सोगवार खानदान से तालियत भी की, स्टेटमेंट कराई। और ये कोई भी कत्ल हो, जैसे अभी गिलानी साहब ने कहा कि कोई भी मरता है तो एक इंसान बनता है, इंसान का खून बहता है, वो किसी जमात का हो या ऐसे कोई इंसान मरे। तो हम लोग पहले तो कंडम करते हैं इस चीज को कि जो कल की किलिंग है। नंबर 2, अभी हमारा ये जो डेवलपमेंट का एजेंडा या बाकी चीजें, जैसे आपने कहा कि 370 को लेके इन्होंने कहा कि भाई इसको खत्म होने के बाद ये चीजें हो जाएंगी, ये ठीक हो जाएगा, वहां से दूध बहेगा, वहां से नदियां बहेगी। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये प्रैक्टिकली यहाँ पे अभी दिखने को नहीं मिली है। हमारे आज के हालात को लेके जो कि हालात बने हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो अपने ढंग से अपना काम कर रही हैं, लेकिन उसको एक पॉलिटिक्स में रह के जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके लिए एक जमीन जो है, जिस तरह अभी ये लड़का नौजवान मारा गया, और हम ये चाहते हैं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको काम करने का मौका दिया जाए, अपने जो एरियाज हैं इनको सिक्योर किया जाए, इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, सो दैट एक माहौल जो है अपना यहाँ का, जिस तरह पहले अभी 96 जब इलेक्शन हुए थे, जब गवर्नर रोल से छुटकारा हुआ था, फिर पार्लियामेंट के बाद हमारा असेंबली हुआ, तो इसी तरीके का फिर माहौल बनाया जाए। लोगों के बीच में जो ब्रिज है उसको कायम दायम करने के लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है और उसकी जरूरत है। चलिए शुक्रिया सर। मैं जावेद हसन बेग साहब की तरफ, जावेद साहब आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? जी जावेद साहब, सवाल वही है
कि यहाँ किलिंग हो रही है, यहाँ इंसान मर रहा है, यहाँ इंसानियत मर रही है, लेकिन जो यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस जो है यहाँ के, वो खामोश है, हर एक की जुबान बंद है। आखिर कब तक ये जुबान बंद रहेगी और क्या डेवलपमेंट ही इस मसले का हल है? जावेद साहब, आपका जो सवाल है, इस सवाल को जरा संजीदगी से आपको भी गौर करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पाती है। बिल्कुल पहुंच रही है सर। आप जम्मू कश्मीर की सियासत को समझने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर इस वक्त दुनिया में एक फ्लैश पॉइंट है तीन न्यूक्लियर पावर्स के बीच में, चाइना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक फ्लैश पॉइंट है रियासत जम्मू कश्मीर जो हुआ करती थी। और भारतीय जनता पार्टी और मरकजी सरकार ने जो उनका सियासी एजेंडा था उसको अचीव करने के लिए इस रियासत को स्प्लिट करके इसको रिड्यूस कर दिया यूनियन टेरिटरी तक। और उन्होंने दावा यह किया था कि इससे रियासत के अंदर अमन भी आ जाएगा और तरक्की भी होगी। अब आपका फर्ज ये बनता है कि आप मरकजी सरकार से या जो इस वक्त मौजूदा रियासती सरकार है उनसे सवाल पूछें कि जो टारगेट्स उन्होंने 5 अगस्त को अचीव करने की कोशिश की, क्या वो उसको अचीव कर पाए हैं? क्या रियासत के अंदर तरक्की हो गई है और क्या रियासत के अंदर कायम हुआ है, अमन कायम हो चुका है? इसके लिए माकूल वही लोग हैं जिन्होंने ये किया है, उनसे ये सवाल पूछा जा सकता है। जहां तक हम मेन स्ट्रीम लोगों का ताल्लुक है, चाहे उनका किसी भी सियासी तंजीम से कोई ताल्लुक क्यों ना हो, हमारी पार्टी है पीडीपी के साथ क्यों ना हो, नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, हम लोग जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू के हों, कश्मीर के हों, हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे वर्कर, हमारे रिश्तेदार और हम खुद भी इस कॉन्फ्लिक्ट में कंज्यूम हो रहे हैं और होते रहेंगे। हम में से किसी के पास में ये नहीं है कि हम पाकिस्तान से आने वाली बंदूक का मुकाबला कर सकें, ना हम में से किसी के पास में ये है कि हम जो हिंदुस्तान है उसको मजबूर करें कि वो पाकिस्तान और हुर्रियत की शराइत पर मसला कश्मीर का कोई हल निकाले जिससे बंदूक कश्मीर में बंद हो। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में आपके जरिए से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मौत का ये रक्स जारी रहेगा, मेन स्ट्रीम हो या हुर्रियत, यहाँ जो भी कश्मीर की लीडरशिप है इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एजेंसीज और डीप स्टेट जो है उनकी एक के हाथ में है। जब उनको अकल सलीम अता होगा तो वो इस मसले में पेशरफ्त करके हो सकता है कोई हल निकाले। लेकिन जावेद साहब क्या आप इस चीज तब तक कश्मीरी मरते रहेंगे। और जो ये 3 लोग मारे गए हैं, मुझे दुख है, अफसोस है कि किस तरह से मैं ताज़ियत करूं इनके घर वालों के साथ जब पूरा खानदान मिट जाता है। कहते हैं जब गोली चलती है तो सिर्फ गोली उस छाती पे नहीं चलती जिस पे वो चलती है, बल्कि वो पूरे खानदान को मिटा देती है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं और दरखास्त करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोनों सियासी क़यादत से कि मेहरबानी करके वो इस जावेद साहब वो तो सही बात है, इंडिया पाकिस्तान के जो दिल्ली और इस्लामाबाद इस मसले को हल करेगी, लेकिन आप नहीं मानते हैं कि ये जो यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस है और यहाँ के दीगर जो लोग हैं जो इसके लिए स्टेक होल्डर्स है, आप नहीं मानते आप स्टेक होल्डर है यहाँ के मेन स्ट्रीम, तब जाके ये बात बनेगी दोनों ममालिक के बीच में? देखें, मेरा जो ऑपरेटिंग जोन है वो पॉलिटिकल है। मैं पॉलिटिक्स में कर सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के साथ आर्ग्यू कर सकता हूं, कांग्रेस वालों के साथ कर सकता हूं, नेशनल पीडीपी के साथ कर सकता हूं, मैं पाकिस्तान के किसी सियासी वर्कर के साथ बात कर सकता हूं। लेकिन मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने बंदूक उठाई है, जो हिजबुल मुजाहिदीन के, लश्कर तैयबा के, बाकी जो लोग हैं जो बंदूक के जरिए मसले का हल चाहते हैं, उनके साथ मेरा कौन से मरासिम है कि मैं उनको कायल करूं कि वो बंदूक छोड़ के मसला कश्मीर का पुरअमन हल निकालें। तो अस्करी क़यादत जो है, जो यहाँ पर इस वक्त पॉलिटिकल वर्कर्स को मारती है, उनके सामने तो मेन स्ट्रीम एक टारगेट है। हम तो उनका टारगेट है, उनका वो मिलिट्री का मुकाबला कर सके या ना कर सके, पुलिस का मुकाबला कर सके या ना कर सके, मेन स्ट्रीम के लोग चाहे नेशनल के हो, चाहे पीडीपी के हो, चाहे अपनी पार्टी
के हों, हम तो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, हम तो उनका शिकार होते रहेंगे। और मैं गुजारिश करता हूं मौजूदा सरकार जो है उससे सरकार की वो जो सिक्योरिटी को सिर्फ इस पहलू से ना देखें कि वो कितने मिलिटेंट मारने में कामयाब होते हैं, उनको ये भी देखना है कि जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं उनको जो सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड की है वो कितनी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। जी जी जी, एजाज साहब के पास मैं फिर जाऊंगा। एजाज साहब, आपके पास फिर मेरा वही सवाल है सर, आपकी हुकूमत है सेंटर पर, आप इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन बात हो रही है कश्मीर की। मैंने फिर कहा यहां लोग मर रहे हैं, इंसानियत मर रही है कश्मीर में और कई सालों से मर रही है, लेकिन 370 खत्म होने के बाद यह आश्वासन दिया गया था, यह एश्योरेंस कश्मीरियों को दी गई थी कि यहां पे अब अमन और चैन से लोग जिएंगे, लेकिन किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पाकिस्तान से आके लोग मसले हल करेंगे। जी, कश्मीर भारत का अटूट अंग है। पहले ये पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ पे सियासत कर रही है इनको समझना चाहिए। इनको ऐसी जो प्रोवोकेशन यूथ के सामने ऐसी एस्पिरेशन डालना कि हम जी कुछ अलग लोग हैं, हमारे जी ये है, ये भ्रम निकालना चाहिए। और दूसरा, इनके पास अगर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है इनका रोल बनता है कि अपने लोगों को एक रोल मॉडल की तरह कैसे लोग यूज करेंगे, कैसे इनको आगे प्रमोट करेंगे। जब इनके बात से हम लोग ये सुनते हैं कि ये जी मसला है, जब ये लोग ये बोलने से डरते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान से आता है, तो इसमें शर्म आती है। जब हमारे मीडिया के लोग ये बोलते हैं कि अननोन गनमैन ने किया, जब हमारे सिक्योरिटी के हमारे जो ऑफिसर है वो आइडेंटिफाई करते हैं उन आतंकवादियों को, शर्म उससे आती है कि हम लोग क्यों नहीं बोल सकते हैं। एक कश्मीरी होने के नाते मुझे भी हक है ना मेरे परिवार का, मुझे अपने बच्चों के लिए फ्यूचर देखना है, अपने भविष्य देखना है। एजाज साहब, सवाल ये है कि मेरा मतलब है, एजाज साहब सवाल सुनिएगा, मेरा मतलब है कोई भी यहाँ पे मरता हो, कोई भी यहाँ पे मरता, इंसान मरता है, कब तक मरेंगे? आप बात सुनिए, जब आप पॉलिटिकल पार्टी जो आज हमारे ऊपर किलिंग हो रही है, हत्याएं हो रही है, ये लास्ट इन द कॉफिन ऑफ नेल होगा, लास्ट नेल होगा कॉफिन में। जो आज आतंकवादियों में बौखलाहट आ रही है, उनको लग रहा है कि हमारी जो वॉइस है उसको डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। और मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, तो कश्मीर को उठना होगा अपने कश्मीर के लिए, आतंकवाद को नकारना होगा, या आतंकवाद को कोई जगह नहीं देनी होगी। जो उसके लोग जुड़े हुए हैं, जो आप बोल रहे हैं स्टोन पेल्टिंग में बहुत कमी आई, यहाँ पे जो हालात है उसमें बहुत सुधार आया, यहाँ हड़तालें नहीं हुई, उस चीज से पाकिस्तान बौखलाहट में है। जी नासिर साहब जरा इस पर आप अपना रद्द-ए-अमल बताइएगा। हमारी गवर्नमेंट चाह रही है कि कश्मीर में विकास हो और उनको वो चीज रास नहीं आती है, क्योंकि वो आज से नहीं इतने सालों से कश्मीर के दुश्मन नासिर गिलानी साहब, तो कश्मीर का खून बहाना चाहते हैं। जी, आप इस पे अपना रद्द-ए-अमल दीजिएगा जो एजाज साहब कह रहे हैं। एजाज साहब की आवाज क्लियर नहीं आई, आप सवाल दोहराएं। जी, एजाज साहब का मतलब है कि यहाँ पे 370 खत्म होने के बाद यहाँ स्टोन पेल्टिंग में कमी आई है, यहाँ मिलिटेंसी में कमी आई है, यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, और ये इनका कहना है कि यहाँ पे बीजेपी लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मुझे तो ज्यादा कुछ, और एजाज साहब का ये भी कहना है कि जो मसला कश्मीर है ये उस चीज को डिनाई करते हैं कि ये कोई डिस्प्यूट नहीं है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिल्कुल कोई, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मुझे हमारा कश्मीर डिफरेंस नहीं आ रही है। जी जी, देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला, विकास हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, या और कोई चीज हो, ये सारा फजूल है। आप खुद जानते हैं कि कितनी जानें हमने गंवाई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ कश्मीरी मरता है, हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है, इंसानियत मरती है, इंसान मरता है, उस चीज का अफसोस है सर। मरती है, लेकिन कब तक? अभी तक हमने 1 लाख लोग गंवाए। तो ऐसे बातें जो है बनेगी नहीं, कुछ ठोस इकदाम उठाने की जरूरत है। तो अगर ये खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मिलिटेंट्स आ रहे हैं, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसमें लगता है कि उनका भी कोई इंटरेस्ट कश्मीर में है, वो अपने आप को स्टेक होल्डर समझते होंगे। तो वाज़े यहाँ पे बनती है बात कि उनसे बात करने की जरूरत है। जब तक कि बेसिक इश्यू को एड्रेस नहीं किया जाएगा, हम कुछ भी ग्राउंड पे अचीव नहीं कर पाएंगे। देखिए, कब तक हम खून खराबा देखेंगे? 6 साल का बच्चा मरता है, एक जवान मरता है, एक माँ की गोद उजड़ती है, एक भाई से अपना भाई बिछड़ जाता है, एक बाप से अपना बेटा बिछड़ जाता है। कब तक देखेंगे? देखिए, जब तक अब
अब आप खुद जानते हैं कि अब जो पानी है सर के ऊपर से चला गया है। अब ऐसी चीजें देखने से बड़ा दिल दुखता है। कुछ ठोस इकदाम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल नासिर साहब, मैं छनी सिंह साहब के पास जाऊंगा। यहाँ पे पुरजोर अपील करना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है तो उनको, इमरान खान साहब को, कि कुछ हमारे को बचाइए। जो कश्मीरी है बड़े इस्तराब में है। कश्मीरियों ने 30 साल जो है बड़ा टफ टाइम देखा है। अब हमारी जो मिजरीज है उनको एड्रेस करने की जरूरत है। जी नासिर साहब आपको मैं यहाँ रोकूं। छनी सिंह साहब के पास में जाऊंगा। सर, आप नेशनल पार्टी के लीडर हैं, कई सालों तक आपकी हुकूमत रही पूरे इंडिया में, लेकिन अगरचे इस वक्त कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, कुछ सालों से कांग्रेस डाउन हो चुका है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो नेशनल की है। आप बताइएगा कैसे आप एजाज साहब की बातों को किस तरह आप कमेंट करेंगे, क्या रिएक्शन होगा आपका? छनी सिंह साहब, सर आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, उनकी लाइन शायद ड्रॉप हो चुकी है। मैं जावेद हसन बेग साहब की तरफ जाऊंगा। जावेद हसन बेग साहब, बात सर वही है जो हम कह रहे हैं और जिस पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि माने खेज मुज़ाकरात, फुल फ्लेज डायलॉग प्रोसेस शुरू हो, लेकिन उसके लिए किसी किस्म की कोई रणनीति नहीं हो रही है यहाँ पर। मैं जो बात कहूँगा आप इसको इंटरप्ट नहीं करना, क्योंकि मैं कुछ रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आपने मुझे इस पैनल में बुलाया है, मैं आ गया। बिल्कुल। तो मैं कभी ये नहीं समझता हूँ कि मैं बाकियों से बेहतर हूँ या ज्यादा जानता हूँ, लेकिन जो मैं जानता हूँ, मैं असेंबली में रहा हूँ, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। बिल्कुल। शिमला समझौता की शीट 2 के तहत हुकूमत में बीजेपी की बात नहीं करता हूं कि बीजेपी का क्या है कश्मीर के हवाले से स्टैंड। वो एक सियासी स्टैंड है, वो उनका इख्तियार है, वो रखना चाहते हैं रखें। जी, मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूँ, रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ कि जब शिमला समझौता हुआ उस वक्त हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, जिसको शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। शिमला एग्रीमेंट की शीट 2 के तहत दोनों मुल्कों ने इस बात को तस्लीम किया है कि वो बाहमी मुज़ाकरात के जरिए अपने तमाम जियोग्राफिकल और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे। जब ये शिमला समझौता के तहत दोनों मुल्कों ने ये मान लिया है कि इनके दरमियान जो इश्यूज हैं आउटस्टैंडिंग, उनको बातचीत के जरिए हल करना है, तो फिर ये कह देना किसी भी सियासी जमात के लीडर का कि ये कश्मीर का कोई इशू ही नहीं है, ये मैं समझता हूं कि ये सच्चाई के बिल्कुल बरक्स है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। हम ये समझते हैं कि आईनी और कानूनी तौर हिंदुस्तान के साथ जो इलाका हुआ था हमारा, वो हतमी है। लेकिन मामलात हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान सिर्फ शिमला समझौते तक महदूद नहीं रहे। उसके बाद 1998 में पाकिस्तान में जाकर वाजपेयी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान लाहौर डिक्लेरेशन भी एक चीज हुई थी, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के दरमियान और पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ साहब के दरमियान 4 पॉइंट फार्मूला पे भी बात हुई थी। हम सिर्फ अपने मुल्क से गुजारिश करते हैं कि वो मसला कश्मीर के हल के सिलसिले में अपने आईन के अंदर जो स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं मेन स्ट्रीम को, जिससे मेन स्ट्रीम की इज्जत और विकार रियासत के अंदर। लेकिन जावेद साहब एजाज साहब तो इस चीज को डिनाई करते हैं, जो आप कह रहे हैं वो तो शॉर्ट में इसको डिनाई करते हैं। अगर मरकजी हुकूमत कोई इस तरह का इनिशिएटिव लेती है तो उसमें उनका बड़ापन होगा, क्योंकि ये वजीर आजम जो है, ये सारे मुल्क के वजीर आजम है, सिर्फ ये बीजेपी के वजीर आजम नहीं है कि इन्होंने बीजेपी के जो सियासी टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है। देखना ये है कि रियासत के अंदर किस तरह से अमन बहाल होगा, और फिर ये तीनों मुल्क जो सार्क, खासकर जो सार्क में हिंदुस्तान का रोल है, वो किस तरह से निभा पाएगा अपने रुतबे के हिसाब से और अपनी इज्जत और विकार के हिसाब से। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हिंदुस्तान के हमसाया सारे ममालिक के साथ उसी तरह के ताल्लुकात जिस तरह के माजी में हुआ करते थे। जी छनी सिंह साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी नासिर गिलानी साहब, आप एक सहाफ़ी हैं, सियासी तजिया निगार भी हैं आप,
चूंकि आपने ये गुफ्तगू सुनी जिस तरीके से जावेद हसन बेग साहब सीनियर सियासी लीडर है यहाँ के, और एजाज साहब भी, उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी और आपने देखा कि कितना कॉन्ट्राडिक्शन है इन दोनों के गुफ्तगू में, तो आप कैसे देखते हैं नासिर साहब इसको? बड़ी वाज़ेह तौर पे जो जावेद बेग साहब ने है कहा कि क्या क्या अभी तक हुआ, इन्होंने शिमला एग्रीमेंट की बात की, पूरा सच है वो भी कि उसमें इत्तेफाक हुआ था कि जो भी इश्यूज हैं उनको हम बायलैटरली एड्रेस करेंगे। फिर उसके बाद वाजपेयी जी ने भी एक कदम उठाया था, पहल की थी, बातचीत हुई थी नवाज शरीफ और वाजपेयी के बीच, तो उन्होंने वो भी काफी हद तक आगे पहुंचे थे। लेकिन फिर कांग्रेस की रिजीम आई, फिर उन्होंने 2 टर्म उनके आए, फिर अब अभी नरेंद्र मोदी जी का 2nd टर्म चल रहा है, तो अभी जो बातचीत है नहीं हो पा रही है। तो आप खुद जानते हैं कि जो बीजेपी की क़यादत है वो कह रही है कि कश्मीर का मसला कुछ भी नहीं है, तो वो अभी बातचीत से भाग रहे हैं। तो कब तक भागते रहेंगे ये वक्त ही फैसला करेगा, लेकिन मेरा यहाँ पे यही कहना है कि जल्द से जल्द कुछ इकदाम उठाने की जरूरत है ताकि जो कश्मीरी हैं, जो पिछले 30 दहाइयों से सफर कर रहे हैं, उनकी जो मिजरीज है उनको थोड़ी सी राहत मिले। जी, एजाज साहब की तरफ मैं फिर से आखिर पर आऊँगा। एजाज साहब, हमारा फिर वही इशू है कि लोग मर रहे हैं, इंसानियत मर रही है, कश्मीरी मर रहा है और कश्मीर में ये कत्ले आम हो रहा है। क्या बीइंग ए पॉलिटिशियन और वो भी उस पार्टी का जो रूलिंग पार्टी है पूरे मुल्क में इस वक्त, तो क्या आपको इस चीज़ का अफसोस है? क्या आप ये चीज़ मानते हैं कि यहाँ पर चाहे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन लीडर का कत्ल हो या किसी आम शहरी का हो, सिक्योरिटी फोर्सेस का हो या अस्करियत पसंद का हो, जो कश्मीरी ही है यहाँ पर, उसका कत्ल हो, एक इंसान मरता है, इस पर हमें अफसोस करना चाहिए और इसके लिए हम सब लोगों को पाकिस्तान से लेकर, भारत से लेकर पाकिस्तान तक, यहाँ की सियासी जमातों के साथ मिलकर, स्टेक होल्डर से मिलकर इसको एक बामाने मुज़ाकिरात मुनसिफाना तरीके से जो फुल फ्लैज डायलॉग प्रोसेस शुरू करनी चाहिए ताकि कश्मीरी जो ये मुसीबत कई सालों से झेल रहे हैं, जो कश्मीर में जो अनसर्टेनिटी है, जो कश्मीर में के लोग इस परेशानी में मुब्तला है, इनको इस परेशानी से निकाला जाए। एजाज साहब, देखिए, तो आज मसले हो रहे हैं, जो कत्ल हो रही है, ये आज नहीं, ये पिछले 30 साल से यहाँ पे हो रही है और इनकी जिम्मेदार कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल से सत्ता में है और 6 साल से सरकार चला रही है, 6 साल से लोगों की सेवा कर रही है, और जो पिछले 30 साल से हुआ उसका क्या हिसाब है कोई? बिल्कुल। आज इनकी जो पार्टियां, जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, इन्होंने 70 साल इनकी कांग्रेस के साल सरकार है, क्या किया इन्होंने? ये जो हमारे जावेद साहब है, जब हमारे मुफ्ती साहब है यहाँ पे, हमारी पीडीपी की गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद धन्यवाद किया हुर्रियत के लोगों को, क्या हम इसलिए धन्यवाद करते हैं पाकिस्तान का। ये ऐसी सियासत, जब हम लोग एक रीजनल पार्टी, मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, कोई दिल से बोलना चाहता हूँ, देखिए, जब हम एक रीजनल पार्टी, हमें लोगों की यूथ की एस्पिरेशन देखनी है, उनको कैसे हम लोग डेवलप करें। जब आप लोग माइंड में ये डालते हो कि भाई पाकिस्तान है, ये है, हाँ पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, क्योंकि हमारा हमेशा स्टैंड रहा है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का टूटंग है, ये तो हमारा पहले स्टैंड है। और इसीलिए देखिए, जो आज टेररिज्म फैला है उसको हर एक को कंडेम करने की जरूरत है। यहाँ पे इक्वली वायलेंस, अगर किसी के ऊपर हत्याएं होती है उसको कंडेम करने की जरूरत है, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो या फिर एक सिक्योरिटी फोर्सेस के कार्यकर्ता हो या एहलकार हो या और किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, इक्वली कंडेम करने की जरूरत। आप सिलेक्टिव कंडेमेशन नहीं दे सकते हो। आप एक चीज पे बोल देते हो किसी, ये चीज सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से मर गया और जब पाकिस्तान की गोली से मरता है तो उसका कोई आवाज नहीं उठाती है। ठीक है, मैं समझता हूँ, यहाँ पे मर जाते हैं लोग, एक कश्मीरी मरता है और इसके लिए कश्मीर रिस्पॉन्सिबल है, कश्मीर के लोग रिस्पॉन्सिबल है, उनको खड़ा होना है, उनको मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना है, दिल्ली के साथ जुड़ना है। जो हमारी जो कम्युनिकेशन गैप है, जब यहाँ की जो अपनी पार्टी है, अभी हमारे प्रधानमंत्री से मिलके आए और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम लोग स्टेटहुड चाहते हैं, इन्होंने तब जिक्र नहीं किया, ये जाके प्रधानमंत्री जी से बोल सकते थे, ये मीडिया में आके डिबेट करते हैं। एजाज साहब, यहाँ की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती हाउस अरेस्ट है। हाउस अरेस्ट तो हुआ एक यहाँ पर 370 खत्म करने के बाद यहाँ के पॉलिटिशियन को डिटेन किया गया, पॉलिटिकल डिटेन किया गया। खराब हो रहा है, वो जाके यहाँ आतंकवादियों के जनाजों पे जाके रोती थी, वो आज भी
बनस्पति के वो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करे। वो एक आइसक्रीम पार्लर को इफ्तिताह कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनका स्टैंडर्ड कितना घुल चुका है और उनका मयार कहाँ पे है। अभी वो पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करने के बजाय आइसक्रीम पार्लर जो है उसको इफ्तिताह कर रहे हैं। तो मुझे लगता है काफी कदगन उन पे लगाई गई है, उनके तक कुछ नहीं है। जावेद हसन बेग साहब, आपका आखिरी कमेंट क्या होगा इस बात पर कि फिर से बात वही कि यहाँ विकास हो रहा है, यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, बातचीत नहीं है, कश्मीरी खुश है, कश्मीरी ना खुश है, कई सारी आपने एजाज साहब की गुफ्तगू सुनी, और लेकिन जो असल इशू है वो अपनी जगह है। आपको कहना चाहूंगा इमरान साहब, मैं आपको ये जो मामला थे, ये डिस्कशन असल में ये है आज कि मिलिटेंट्स ने 3 बेगुनाह शहरियों का कत्ल कर दिया जिनका ताल्लुक बांडीपुरा से है। पूरा एक घर नहीं, पूरा एक खानदान खत्म हो गया, बाप खत्म हो गया, 2 बेटे खत्म हो गए। जानते हैं उनके रिश्तेदार जिन पे ये आफत गिरी है, और आने वाले वक्त में और किस किस पे ये आफत गिरेगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। जहां तक जो कमेंट्स कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, मैं किसी के आर्ग्यूमेंट का कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने असम्बली में बातें की है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल के आया। मुझे मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कश्मीर के हवाले से क्या सोचते हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से मिला हूँ, मुझे वहाँ का भी मालूम है कि वो कश्मीर के हवाले से उनकी क्या राय है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक मुहावरा है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। जहाँ पारसा लोग फूक फूक के कदम रखते हैं, वहां गधे दौड़ना शुरू कर देते हैं। मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं ये कह दूं कि मैं मसला कश्मीर को हल करवा दूंगा, और ना ही मेरी ये हैसियत है कि मैं कश्मीरी कौम को अपील करूंगा कि आप सारे लोग खड़े हो जाओ और मिलिटेंटों के खिलाफ ऐलान जंग कर दो और फिर हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाओ। हिंदुस्तान के साथ दिलों का रिश्ता उसी सूरत में कायम होगा अगर हिंदुस्तान भी कश्मीरी की तरफ अपनी वही कदम सिंसियरिटी से बढ़ाएगा जो कश्मीरी उनसे तवक्का रखते हैं। इसी तरह कश्मीर में अमन उसी सूरत में होगा अगर मिलिटेंटों को भी ये रियलाइजेशन हो कि वो जिन लोगों का कत्ल कर रहे हैं वो उनके अपने लोग हैं, उनके अपने भाई हैं, उनके अपने बच्चे हैं, और पिछले 30 साल से जितने लोग उन्होंने मारे, अगर उससे मसला कश्मीर हल नहीं हुआ तो मजीद 30 साल वो इसी तरह मेन स्ट्रीम के लोगों का कत्लेआम करते रहे, तब भी हिंदुस्तान कश्मीर से दस्तबरदार नहीं होगा। हमारी गुजारिश है हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, और वो लोग जो कश्मीर में कत्ल गारत जारी रखे हुए हैं कि अल्लाह के खौफ से डरे कि जब अल्लाह की पकड़ होगी तो फिर कोई उससे नहीं बच पाएगा। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करें। बंदूक के जरिए मसला हल नहीं होगा। मसला जब भी हल होगा वो बातचीत के जरिए होगा और वो हिंदुस्तान के आईन के अंदर ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, बात वही फिर से जो हमने पहले प्रोग्राम के आगाज़ में शुरू की थी कि मरता कश्मीरी है, मरता इंसान है, मरती इंसानियत है। सियासतदान सियासत करेंगे, मजम्मत करने से ही मसले हल नहीं होंगे। इसके लिए ज़रूर ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसे स्टेप्स लेने होंगे ताकि कश्मीर में जो इंसानियत ख़त्म हो रही है, जो इंसान मर रहा है, उसे हमेशा के लिए रोका जाए। और हम एक बार फिर अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।